रियल एस्टेट डेवलपर संगठन क्रेडाई 25 साल पूरे कर चुका है। इस मौके पर देश में सस्टेनेबल रियल एस्टेट, दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण, रियल्टी सेक्टर की चुनौतियों समेत कई मुद्दों पर मैंने बात की क्रेडाई की टॉप लीडरशिप के साथ। आप भी सुनिए पूरी बातचीत। हमारे साथ क्रेडाई के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, रेड्डी सर हैं। बात करेंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंट आपसे ही समझना चाहेंगे कि ये 25 साल कैसे रहे, क्या चुनौतियां देखी हैं आपने और आगे के विज़न क्या है? देखिए, पहले तो हम जब साथ में जुड़े थे, क्रेडाई जो नेशनल बॉडी बनी थी, ऑल इंडिया में बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज़ थी। ये सबको साथ में लाने का एक ही रीज़न था कि हमारे पास एक कॉमन वॉइस आ सके, जिससे हम गुड प्रैक्टिसेस जो हैं वो अराउंड द कंट्री की गुड प्रैक्टिसेस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें और गवर्नमेंट की तरफ एक यूनिफाइड डिमांड रखने की एबिलिटी रखें। तो ये हमारी 25 साल की जो जर्नी रही, उसमें स्टार्टिंग में बहुत कम मेंबर थे। आज 14,000 के आसपास हम मेंबर्स हो गए हैं। 21 स्टेट्स में हम प्रेजेंट हैं, करीबन 300 छोटे एग्लोमरेशंस में प्रेजेंट हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो एक रीच होती है, हमारे बेस की जो एक रीच होती है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और गवर्नमेंट तक सही डेटा हम हर बार दे पाते हैं। तो ये 25 साल की जर्नी तो बिल्डअप में हुई है। अब जैसे शेखर भाई उसे बेहतर कहेंगे कि ये फर्स्ट 25 इयर्स जो थे वो ग्रोइंग पेन्स के थे। अब 25 इयर्स अचीवमेंट्स के आएंगे, जिसमें मेरा मानना है इट इज़ परफेक्टली टाइम्ड विथ हमारी जो एक विकसित भारत, हमारे प्रधानमंत्री की एक मांग है, जो विकसित भारत 2047 की जो मांग है। इन द नेक्स्ट 23 इयर्स आप जिस तरह का चेंज देखने वाले हैं हमारे देश में, और उसमें रियल एस्टेट की जो एक स्ट्रेंथ रहेगी वो सबसे ज़्यादा रहेगी। हम जब ये क्रेडाई हमने बनाई, तभी हमारी जो जीडीपी पे इम्पैक्ट थी वो करीबन 1% थी। आज ऑलरेडी 8% है और हमारा मानना है कि दिस विल बी 15% बाय 2047। चेयरमैन सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो दो बड़े मार्केट होते हैं, एमएमआर और एनसीआर। एनसीआर हमेशा से काफ़ी अच्छे से ग्रो करता रहा, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिविटी में फंसा रहा। इस बीच हम जो देख रहे हैं पिछले 8-10 सालों से एक्यूआई लेवल, एनवायरनमेंट को के लिहाज से थोड़ा सा एनसीआर में दिक्कतें दिख रही हैं। रियल एस्टेट इसके लिए कितना बड़ा जिम्मेदार है और रियल एस्टेट इसको दूर करने के लिए क्या कर रहा है? जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, काफ़ी सुधार हुआ है। और अब जो बिल्डिंग है, जिस तरह से जैसे बिल्डिंगों की जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी, साइडों के ऊपर अब ड्राई काम कम होने लगा है, क्योंकि वर्कमैनशिप और जो है हमें अच्छी क्वालिटी की वो देनी है। तो वहाँ पे तो काफ़ी कंट्रोल हुआ है। मेरी गवर्नमेंट से भी अर्ज होगी, जो सड़कों की जो डिज़ाइनिंग है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसको हमें पेव करना होगा। बिल्कुल सर, इसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान भी रियल एस्टेट सेक्टर ही झेलता है। आप लोग के काम बंद हो जाते हैं, ग्रैब 4 लागू है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है बहुत तेज़ी से। तो इसका इम्पैक्ट प्रोजेक्ट पर कितना पड़ता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट पर कितना पड़ता है, डिले होते हैं प्रोजेक्ट? देखिए, ये नेशनल लॉस है। जिस तरह से जो है एनजीटी ने या जो एनवायरनमेंट बॉडी ने लीनियर प्रोजेक्ट्स को, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को अलाउ किया, हमारा ये शुरू से डिमांड रही है, आप जो भी नॉर्म्स कह रहे हैं साइट के ऊपर, वो हम पूरे कर रहे हैं। तो जो लोग उस नॉर्म्स को पूरा करें, इवन पीटीजी कैमरास जो हैं वो लाइव फीड के लिए वहाँ पर है, तो एटलीस्ट उनको चलाना चाहिए, क्योंकि इससे ना केवल कॉस्ट बढ़ रही है, रेरा के अंदर टाइम आपका प्रोजेक्ट है 5 साल के अंदर आपको कंप्लीट करना है, या जो भी आपने टाइम दिया हुआ है उससे, और जैसे बताया कि भाई एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब धीरे धीरे लेबर जो है वो इस इलाके में काम करना ही नहीं आता, मुझे पता है कभी भी बंद हो जाता है, कभी भी चल जाता है, बार बार उनको जो है यहाँ से जो है शिफ्ट होना पड़ता है। उससे भी एक कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर रही है, और इट्स ए नेशनल लॉस। इवन गवर्नमेंट का भी लॉस है, और हमसे जुड़ी हुई कम से कम 200 से 250 इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका भी लॉस है। तो इट्स ए ओवरऑल लॉस। आप हमें कोई भी रिलैक्सेशन एनवायरनमेंट उसके लिए नहीं चाहिए, या कोई भी रिलैक्सेशन नहीं चाहिए कि आपको ये काम नहीं करना। हम कह रहे हैं हम वो सारे पूरे करते हैं, तो एटलीस्ट कंस्ट्रक्शन जो है वो चालू रहनी चाहिए। शेखर भाई, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि 25 साल क्रेडाई के जो हम देख रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ सीखा। आप भी गवर्नमेंट के साथ काफ़ी चीज़ें एक साथ लेकर चले, तमाम चुनौतियाँ आई, रियल एस्टेट में उतार चढ़ाव देखा, रेरा भी आया, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब रियल एस्टेट, गवर्नमेंट और पॉलिसीज़ इक्वल आ चुकी हैं या अभी भी चुनौतियाँ हैं? 25 साल में काफ़ी को सीखा है, और अगले 25 साल है जो इंडिया के भी गोल्डन एरा है और रियल एस्टेट का भी गोल्डन एरा है। तो 25 साल के बाद, जैसे अपने वेदों में बोलते हैं ना, 25 साल के बाद ये युवा अवस्था आ गई और 25 साल अचीवमेंट का पीरियड होता है। तो अगले 25 साल में हमको डट के काम करना है, फोकस रहना है, अच्छा काम करना है, अच्छे घर प्रोवाइड करने हैं, अच्छे ऑफिस प्रोवाइड करने हैं, और गवर्नमेंट के साथ जहाँ जहाँ भी पॉलिसी इश्यूज आएंगे साथ में बैठ के उसका सॉल्यूशन करना है।
बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं अगले 25 साल रियल एस्टेट की युवा अवस्था आ गई है और तेज़ी से जवान होता हुआ दिख रहा है रियल एस्टेट। रेड्डी सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि हमने देखा कि इन 25 सालों में रियल एस्टेट में बहुत कुछ किया, लेकिन जब पॉलिसी लेवल पर बात आती है, हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। आपने सर बात की अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा की चेंज करने की, जीएसटी को लेकर बातचीत हो रही है, एनवायरनमेंट को लेकर बातचीत हो रही है, प्रयास आपकी ओर से भी हो रहे हैं, गवर्नमेंट की भी ओर से, लेकिन कहीं बात बनती हुई दिख नहीं रही है। दिक्कत कहाँ पर आ रही है? नहीं, पॉलिसीज में लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है अपना कड़े तरफ से, अपना प्रेसिडेंट, चेयरमैन, अभी प्रेसिडेंट भी बहुत बार मिले हैं। सो इट्स इन मेकिंग, एवरी टाइम वी आर गेटिंग सम अश्योरेंसेस, अभी होने का है। सो अभी ये पॉलिसीज रिलैक्स हो गए तो रियली फैंटास्टिक हो जाएगा रियल एस्टेट। जो भी अब अफोर्डेबल हाउसिंग का डेफिनेशन चाहिए, जीएसटी में जो भी सुविधा होना चाहिए, वो अगर हो गए तो रियल एस्टेट बहुत बहुत मतलब इतना डेवलप हो जाएगा। अभी अपना अदर फ्रेंड्स ने बताया है, अभी प्रेसिडेंट, चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट ने बताया। सो रियल एस्टेट के ऊपर कितना इंडस्ट्रीज है, पूरा ग्रोथ में 40% ऑफ द टैक्स इज गोइंग टू, एक पैसा हम कमाए तो 40 मीन उसमें 40% उसी में जा रहा है। सो गवर्नमेंट हैज़ टू फोकस मोर ऑन द रियल एस्टेट। अभी जो भी सुविधा दिए तो थोड़ा ईज ऑफ डूइंग में दिए तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू ग्रो बिग। सो लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशन बीइंग गिवन, आई थिंक इट्स इन मेकिंग। रिसेंटली आल्सो प्रेसिडेंट elect met the honorable minister and other people. So I think we are expecting a good result in that. बमन सर, एक लास्ट सवाल, 2 महीने बाद बजट है, एक्सपेक्टेशन क्या है क्रेडाई की, क्योंकि ये 25वां फाउंडेशन है, बहुत सारे डेवलपर्स इकट्ठा हुए हैं, जाहिर तौर पर एक उम्मीद जगती है कि 2 महीने बाद हम क्या क्या रियल एस्टेट से मांगेंगे और क्या क्या मिलने की उम्मीद है। एक, आप हमारे लिए कुछ करिए ना करिए, लोगों के हाथ में और पैसा दीजिए, उन्हें एक्सपेंस करने की एबिलिटी दीजिए। दूसरा, होम लोन्स जितने लोग लेते हैं उस पर 100% जो भी वो टैक्स भरते हैं उसे आप इंटरेस्ट भरते हैं उसे आप टैक्स में माफ़ कीजिए, बिकॉज दिस विल अलाउ पीपल टू बाय बिगर होम्स, विच विल अलाउ द होम्स टू गेट मोर मटीरियल एक्सेट्रा, मोर डेवलपमेंट टू टेक प्लेस, जिसकी वजह से आपके टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, आप 18% ये चार्ज करते हैं जीएसटी, प्लस 5% चार्ज करते हैं या 1% चार्ज करते हैं, डिपेंड वेदर इट इज़ अफोर्डेबल और नॉट। आपके ये सारे टैक्सेस इतने सारे बढ़ जाएंगे कि आपकी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अगर कम भी हो गई तो ये सारे टैक्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो इफ़ यू अलाउ पीपल टू एक्सपेंड मोर मनी, द इकोनॉमी विल एक्सपैंड, और ये इकोनॉमी के एक्सपेंशन से ही हमारी देश की ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। मेन थिंग है 5 चीज़ अफोर्डेबल हाउसिंग में गवर्नमेंट कर सकती है। जैसे बोमन जी ने बोला है कि हाउसिंग लोन की क्रेडिट गारंटी स्कीम ला सकते हैं, या तो फिर ये जीएसटी अफोर्डेबल हाउसिंग का जो डेफिनेशन है वो चेंज कर सकते हैं। तीसरा, ये इंटरेस्ट डिडक्शन है जो 100% इंटरेस्ट डिडक्शन देना चाहिए, वो कर सकते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग में सप्लाई बढ़ाने के लिए, डेवलपर को मोटिवेट करने के लिए आज जो नई इंडस्ट्री के लिए उन्होंने लाए हैं 115 BAB बोलते हैं, जिसमें 15% इनकम टैक्स लगता है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग का कोई नया प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें 15% का इनकम टैक्स लगना चाहिए, एक ऐसा हमने रिप्रेजेंटेशन किया है। और जो 5वां है कि जो जीएसटी है, जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का, आपको पता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे जब जीएसटी आया तब 12% जीएसटी लगता था अफोर्डेबल हाउसिंग में, वो 12% को कहीं जाके 2-3 सालों के बाद निकाल के उसको 18% कर दिया। तो हमने बोला कि एटलीस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट को आप 12% करो, तो जो 6% का कॉस्ट है वो कॉस्ट अगर बचेगा जीएसटी का तो वो कस्टमर को ही पास ऑन होगा। तो ये 4-5 जो डिमांड है वो सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए है। और अगर ये गवर्नमेंट ने इसको हम पंचामृत बोलते हैं, अगर ये पंचामृत भारत की जनता को बांट दिया तो भारत की जनता काफ़ी खुश हो जाएगी।